Good evening, everyone. Good evening, ma'am. How Good are you evening. all? Good evening, ma'am. Good evening, very good evening, बेटे कैसे हो आप लोग? Fine, ma'am. And Okay. you? I know कि you have just ended with your class, but एक दो बातें आपसे करनी है तो वो कर लेते हैं. थोड़ा सा आप रिलैक्स भी हो जाओगे. You can shift up from the physics to the chemistry copy till then. अच्छा, एक तो हमारी क्लास बहुत लेट हुई है इस बार बिकॉज एक बार ईद की छुट्टी आ गई बीच में और एक दो बार आपका वीकली टेस्ट हो गया. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो डिले हो गया हमारा लेक्चर. अच्छा, वन और टू थिंग्स आई जस्ट वांट टू आस्क यू. जैसे आप लोग इन कंपैरिजन टू नीट बैच थोड़ा सा पीछे हो गए हैं हम. चलो वो तो हम कोप अप कर लेंगे, इट्स ओके. तो अभी जैसे आपका कार्बोनिल कंपाउंड चल रहा था, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कार्बोनिल कंपाउंड में थोड़ा सा पोर्शन बचा है मेरे ख्याल से. हमने ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कर लिया था ना, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट वगैरह. Yes, यस ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. अभी एनोलेट फॉर्मेशन वाला पार्ट करना था. इसके बाद एमीन्स चैप्टर है, वो बहुत छोटा है. एंड उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देख लेंगे, इसके भी देख लेंगे, उसके भी देख लेंगे. तो आप पहले मुझे ये बताओ कि एज यू पीपल आर ऑलमोस्ट डन विद द ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक, या नेक्स्ट वीक तक डन हो जाएगा. थर्ड चैप्टर पे आ गए हो आप, लास्ट वाले चैप्टर पे. तो अभी आप जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो लग रहे हैं आपके? हाउ इज योर प्रेपरेशन गोइंग ऑन? हाउ इज द प्रेपरेशन एट योर एंड? क्योंकि कुछ बच्चों से तो मेरी बात होती है, जैसे मैं आप लोगों से क्लास में पूछती हूँ तो कई बच्चे तो आंसर देते हैं, तो मुझे पता लगता है कि हाँ यहाँ पे ये करना है, वहां पे वो करना है. आप बताते हो मुझे हाउ द प्रेपरेशन ऑफ रेस्ट ऑफ यू पीपल आर गोइंग. चलो आप बेचारे कैसे बोले हैं ना, अच्छी जा रही है बुरी जा रही है ये तो लास्ट तक चलती रहती है. मेरा तुमसे पूछने का मेन मीनिंग ये है रिगार्डिंग केमिस्ट्री. मैं ओवरऑल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ. जैसे हम लोग चल रहे हैं उस हिसाब से अगर आपको कोई चीज पे ज्यादा एम्फेसिस चाहिए या कोई प्लानर में चेंज चाहिए या एक्स्ट्रा केमिस्ट्री में किसी तरीके की भी हेल्प चाहिए, चाहे वो दूसरे सर ले रहे हैं या मैं ले रही हूँ, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो. हम उस हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखो रिजल्ट आना चाहिए और अल्टीमेटली तुम्हारा क्वेश्चन लगना चाहिए. आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो आप लोगों को अगर आज का दिन आप सोच लो, आज तो मैं ये चैप्टर करवा देती हूँ. तो देखो हमें आपको जैसा प्लानर है उससे चलने में कोई वो नहीं है. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा किसी तरीके से भी हमारा कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा तो वी आर हियर टू हेल्प यू. बेटा आप हमसे डिस्कस कर सकते हो. इज दैट क्लियर और नॉट? Clear, ma'am. उससे क्या होगा ना कि जो आपकी प्रॉब्लम आप फेस करते हो लेक्चर में पढ़ते हुए या लेक्चर में, वो आराम से डिस्कस हो पाएगी. अब से मैं हर क्लास के स्टार्ट में एक बार आपसे पूछ लूंगी, अगर कोई स्पेशल ऐसा चैप्टर भी तुम्हें लगता है कि मैम ये चैप्टर ना हम जितनी मर्जी बार पढ़ ले हमसे उसका क्वेश्चन नहीं लगता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले हमें बताओगे. कहीं भी आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ हम इसका सॉल्यूशन कहीं और से देखें, हम इसको गूगल करें या कुछ. आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. चलो ऑन दिस नोट आज हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको थोड़ा एस्टिमेशन हो जाए कि करना कैसे है. लेट मी अलाउ द रिकॉर्डिंग बच्चा. अच्छा, रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी ऑन आई थिंक. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं. और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बेटा अभी आएंगे ना, इसमें सिर्फ दो तरह के कंपाउंड आएंगे आपके. मैं ये आपसे अभी क्वेश्चन करवा के भी देखूंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है. रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में एक तो आएगा तुम्हारा एल्डिहाइड, एक आएगा कीटोन. ये एसिड्स में नहीं होता, ठीक है. तो मैंने स्पेशल ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की ये स्पेशली एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शंस हैं. इनको बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिडिक या अल्फा हाइड्रोजन एटम. अब ये इसका सब हेड है.
अब आप देखो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, बताओ मुझे इसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब बेटा एसिटाल्डिहाइड में आपको इस ग्रुप की नेचर तो पता है ना कैसी होती है? -M और -I इसका नेचर है। मतलब ये कैसा ग्रुप है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यस और नो? तो अगर यस मैम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो देखो इसके साथ वाले कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे। दिस इज CH2H C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, ये जो अल्फा है ना, अल्फा का मैंने हाइड्रोजन डाउन करके लिख लिया। आई हैव प्लेस द अल्फा हाइड, देखो अल्फा कार्बन उसके साथ लगा हाइड्रोजन क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होता है एसिडिक। एसिडिक क्यों होता है? ये कार्बोनिल ग्रुप तुमने अभी बोला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बोनिल किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? CH2 से। अब CH3 से, मतलब ये जो C है कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिसके तो ये कार्बन इससे खींचेगा, तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन आपका हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज अ एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये दो के दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? इसके ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं एनोलेट आयन। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। और इस पूरी केमिस्ट्री को जो अब आज हम पढ़ेंगे उसे बोलते हैं एनोलेट केमिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड एज अ एनोलेट केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो एनोलेट है ना, एनोलेट आयन जरूर बनता है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो CH2 सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा आपका ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे H आ गया। अब देखो बेटा ये ईन है और ये 8 हो गया, मतलब नेगेटिव को 8 लिख देते हैं ना, इसलिए इसका नाम है एनोलेट आयन। अब एनोलेट आयन बनना बहुत जरूरी था, या एनोलेट आयन बनना फायदेमंद है क्योंकि ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्यों फायदा है इसके बनने से? जब भी रेजोनेंस होता है ना, तब उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिले उतनी स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए ये वाला हाइड्रोजन एटम एसिडिक होता है। विच हाइड्रोजन इज एसिडिक? The hydrogen atom which is just attached to this one carbonyl group, this is called as a acidic hydrogen atom. Is that clear? अरे हाँ जी, यस मैम। चलो अब देखो इसका कुछ आगे हमें क्या बेनिफिट है। अब मैं ना यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसमें मैं दे रही हूँ आपको करना है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम का ऑर्डर लगाना है, या स्टेबिलिटी ऑफ एनोलेट आयन का ऑर्डर लगाना है। बोथ आर सेम, एक ही बात है। जैसे पहला है इसमें ये, सोच समझ के आंसर देना, इसको ए बोल लेंगे। दूसरा है ये, थर्ड है ये। बताओ जी क्या होगा? किसमें एनोलेट स्टेबलाइज बनेगा या किसका हाइड्रोजन एसिडिक है? हाँ जी, कौन बताएगा बेटा? पहली बात तो मैडम कौन सा अल्फा देखना है। अगर ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, तो ये वाला अल्फा ज्यादा एसिडिक होगा ना, इसको दो कार्बोनिल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से बनेगा एनोलेट। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इसका एक हाइड्रोजन हटा के नीचे लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन नीचे हो गया, यहाँ से एनोलेट का फॉर्मेशन होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, यहाँ से एनोलेट बनेगा, यहाँ से एनोलेट बनेगा। अब क्वेश्चन है कि बना के देख लो,
जब आप इसका बनाते हो तो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आके नेगेटिव आ गया और साथ में H प्लस आ गया और C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया, ये इसका एनोलेट बना। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस, इसका एनोलेट कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, सेम ही काम कर रही हूँ मैं सब में, और C डबल बॉन्ड O और OCH3, ये इसका एनोलेट आयन बन गया। यहाँ पे CH3 O C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, ये इसका एनोलेट आयन बन गया। ये सब एनोलेट आयन मैंने बना दिए। तो एनोलेट तो तुमने बना दिए। अब देखो बेटा, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन येलो कलर से भी हो सकता है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इधर भी हो सकता है। तो इसको तो मजे हैं, इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इधर से भी स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, इसका देखो, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज इधर से भी हो सकता है। मान लो ये इधर से जा रहा है 50%, इधर से भी रेजोनेंस में जा रहा है 50%, तो यानी कि इसकी टोटल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गई 100%। इस वाले को देखो, ये इधर से जा रहा है, पर जब ये इधर से जाएगा ना, इस वाले को रेजोनेंस इधर से भी मिल रहा है, तो यानी कि ये आधा इधर से लेगा, आधा इधर से, तो 50% इधर से इसका पूरा हो गया, यहाँ 25% हो गया, तो यानी कि ये 75% रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे देखो, ये इधर से जा रहा है पर इसको इधर से भी मिल रहा है, तो यहाँ से भी इसका 25 हुआ, और इसको इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है, तो यहाँ से भी इसका 25% हुआ, तो 25% और 25% हो गया 50%। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बच्चों कहाँ पे है, ए में, यस और नो? Yes, ma'am. ए Yes, वाले को बोलते हैं, मैं इसमें कलर ग्रीन ले लेती हूँ, ए वाले को बोलते हैं डाई कीटो। तो जब तुम्हारे पास डाई कीटो होना, तो इसमें आता है मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन, किसका, एनोलेट का, मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड एनोलेट, मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड एनोलेट। और इसमें क्या होगा बेटे, ये है कीटो एस्टर, एक साइड से कीटो है, एक साइड से एस्टर है, और ये है डाई एस्टर। तो डाई एस्टर में है लीस्ट स्टेबलाइज्ड, लीस्ट लीस्ट स्टेबलाइज्ड एनोलेट, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड, कम स्टेबलाइज्ड एनोलेट है। तो अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाए, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो वो भी आएगा, या तुम्हें पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ एनोलेट, उनका ऑर्डर सेम आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ द एनोलेट आयन, वो आएगा बेटे सबसे पहले डाई कीटो में, उसके बाद आएगा कीटो एस्टर में, और लास्ट में किस में आएगा, डाई एस्टर में। बताओ, ये स्लाइड क्लियर हो गई तुम्हें? Yes, ma'am. इसको इधर से भी स्टेबलाइजेशन मिल रहा है ना, तो फिर वो इधर से कम लेगा, तो इसलिए इसका सबसे कम हो जाता है जब 2 एस्टर ग्रुप होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि एसिडिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर तुम्हें एसिडिटी समझ में आ गई है, तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इज द बेटा रिएक्शंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल। इसमें सबसे पहला और इजी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे इजी रिएक्शन आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के मैं कुछ स्टार पॉइंट लिखती हूँ, उसके बाद आप इस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो आराम से। एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले तो होते हैं दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड और द कीटोन, दो सेम मॉलिक्यूल लगेंगे एल्डिहाइड के या कीटोन के, मतलब एल्डिहाइड का एल्डिहाइड के साथ, कीटोन का कीटोन के साथ, पर सेम। दूसरा, presence of alpha hydrogen atom is must,
उन दोनों में क्या होनी चाहिए, दोनों में मतलब एक में ही होगी, दूसरा तो सेम ही है। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज मस्ट, अल्फा हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस जरूरी है। तीसरा, एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। वैसे ये मैंने ना आपकी बुक के हिसाब से लिखा है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से, अदरवाइज जब स्टैंडर्ड किताबों में पढ़ते हो तो एसिडिक और बेस दोनों तरह की होती है एल्डोल कंडेंसेशन, बट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है जेई के, वहां पे जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है दैट इज बेसिकली द बेस कैटालाइज्ड। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, रिएक्शन स्टार्ट करूं? Yes, ma'am. चलो अब देखो बच्चा, ये मैंने ले ली पहली कंडीशन की, मैंने ले लिया एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड, और एरो के ऊपर लिखा हुआ है NaOH। तो पेपर में तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या प्रोडक्ट होगा, तो तुम्हें पहले तो पहचानना है कि ये एल्डोल है। एल्डोल के लिए 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, तुम अपने आप इसको 2 कर देना, एग्जामिनर दे दे तो बहुत अच्छी बात है। ये अल्फा है तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी इसमें एल्कली भी है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा। रिएक्शन करेंगे कैसे, लेट मी टेल यू। एक मॉलिक्यूल को ऐसे ही लिख लो, और जो दूसरे वाला मॉलिक्यूल है ना CH2H C डबल बॉन्ड OH, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम डाउन करके लिख लो। एक को तो ऐसे ही लिख लिया, दूसरे वाले को ऐसे डाउन करके लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल को शिफ्ट करो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये होता है ना ऐसे, देख इसको प्लस बना लो और इसको इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन देके माइनस बना लो, जैसे पहले बनाया था। तो ये जो आपका नेगेटिव है ये प्लस के पास जाएगा, ये जो प्लस है ये ऐसे माइनस के पास जाएगा। तो एरो से कंफ्यूज नहीं होना, सीधा देखो CO के साथ क्या लग गया, H, ये जो H था इसको डाउनवर्ड करके लिख लो, ये नीचे लिख दिया। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये एनोलेट का कार्बन जुड़ेगा, यानी कि अल्फा कार्बन एटम जुड़ता है इसके साथ। तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो दिस इज अ कंपाउंड। अब कार्बोनिल का एडजेसेंट कार्बन एटम अल्फा, दिस इज अ बीटा, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ एल्डोल। इस कंपाउंड को क्या हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ एल्डोल। प्रिंस, आई आस्क्ड यू एट द स्टार्ट एंड यू टोल्ड मी कि मैम वहां नहीं किया है। चलो डोंट वरी, मैं एक एग्जांपल लेके आगे कर देती हूँ, डोंट वरी। आई आस्क्ड यू, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू इन द बिगिनिंग। क्लास हुई कि बहुत टाइम हो गया ना। मैम चलो कनेक्शन अभी बताओ मुझे लास्ट में क्या किया था, फिर फटाफट से बोलो। ये मैं अभी एक एग्जांपल करके एक तो क्वेश्चन तुमसे करा के आगे शिफ्ट कर देती हूँ। कहाँ तक किया था एक बार बताओ, क्रॉस एल्डोल कैनिजरो सब कर लिया था? Yes, ma'am. मतलब यू हैव डन विद द टोटल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक भी कर लिया था? अरे हैव यू डन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड टू? कैसे बच्चे हो तुम, तुम्हें यही नहीं पता। लेट मी डू वन एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ, डोंट वरी। तो CH, दिस इज OH ओवर हियर, दिस इज CH C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसमें क्या होगा, OH यहाँ से चला जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा, तो ये नीचे आ गया। तो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड H। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो इसका नाम इधर लिख देते हैं, ब्यूटेटूइनल, दिस इज आईयूपैक्टिन। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो इफ यू पीपल हैव डन दैट ना, तो बेटा मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। ठीक है, इसमें आप ये एक कंपाउंड है, फटाफट से इसको एक बार रीडिस्कशन ले लेते हैं। ये एक कंपाउंड है, तो जब आपके पास 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बाकी रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ये अल्फा है, आप इसका एक हाइड्रोजन डाउन करके लिख सकते हो और उसके बाद इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. बेटा रिएक्शन बहुत आसान है, नेगेटिव प्लस CH3 CO के साथ क्या लगेगा भाई, हाइड्रोजन। देखो यहाँ से एनोलेट बनेगा ना,
O के साथ हाइड्रोजन लगेगा और ये वाला हाइड्रोजन आप डाउन करके लिख सकते हो। यहाँ पे अल्फा को ज्वाइन करना है, ऑलवेज रिमेंबर अल्फा विल ज्वाइन टू दिस, ये वाले को मत कर देना। तो यहाँ पे CH आएगा, इसके साथ CH3 है, इसको डाउन कर लो, C डबल बॉन्ड ONH, तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड ONH। चलो इसकी दोबारा से भी प्रैक्टिस हो गई है। इफ वी हैव डन दैट, तो एक बार आपको जिनको नहीं क्लियर हुआ था दोबारा आ जाना चाहिए। तो दिस इज 2-methyl butyl, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वो होता है जिसमें दो डिफरेंट होते हैं। तो एक आपका रिएक्शन ये था और एक आपका कैनिजेरो रिएक्शन था। कैनिजेरो भी मैंने बता दिया होगा। कैनिजेरो रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चा? कैनिजेरो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वेरी वेरी इजी। कैनिजेरो रिएक्शन में हम जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन एटम है उसको लेते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन एटम किस किस में नहीं होता? जैसे आपका HCHO, हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता। और बच्चा बेंजेल्डिहाइड में होता है? नो मैम। हाँ, तो बेंजेल्डिहाइड में भी नहीं होता। तो इन दोनों में ये नहीं होता है। तो अब आप इनको जब रिएक्ट करते हो ना, एल्डिहाइड ये ले लिया और आपने ले लिया कीटोन, और सॉरी दूसरा एल्डिहाइड, दोनों में नहीं है। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है पेपर में पहचानना। इसमें हाइड्रोइड शिफ्ट होता है। इसमें तुमने कुछ नहीं करना पेपर में, बस रिएजेंट देखना है। इन दोनों में है सबसे पहले तो नो अल्फा। जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा, आप ये देखो बेटा, ये कार्बन है, इसके साथ कार्बन ही नहीं है। तो अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? तो इसके साथ भी नहीं है, मुझे कैसे पता नहीं है? ये देखो C डबल बॉन्ड O और H, इसके साथ वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं है। एक हाइड्रोजन था वो हटा के तुमने एल्डिहाइड लगा दिया, तो नो अल्फा। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो उसमें लगाते हैं हम एक्वस एल्कली। एक्वस एल्कली में KOH भी हो सकता है और एक्वस एल्कली में NaOH भी हो सकता है। तो वॉट एवर यू लाइक यू पीपल कैन यूज। तो एक्वस एल्कली से ये होता है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। एक आपका बन जाएगा एसिड, एसिड का सॉल्ट, और दूसरा आपका बन जाएगा बेस, यानी कि उसका कंडेंस, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो जाएगा तुम्हारे पास रिडक्शन। ठीक है, बेस नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। मुझे कैसे पता कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा? मुझे इसलिए ऐसे पता क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन थे, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल देना है और 1 कार्बन वाला एसिड देना। तो ये है कैनिजेरो रिएक्शन। इसके साथ तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंप्लीट है। उसके बाद है तुम्हारा बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लास्ट क्लास में भी बोला होगा कि बहुत आसान है। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक आया है ना, वो एसिडिक करेक्टर लगाने का आया है, तो वही हम सबसे पहले कर लेते हैं, है ना, सबसे आसान। और इसमें मैं तुम्हें एक सीरीज लिखवाऊंगी, वो सीरीज डायरेक्टली एनसीईआरटी के यूज होकर क्वेश्चन लग जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं बेटा? RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक क्वेश्चन था तुमसे पूछना, प्रीवियस स्लाइड में पूछ लेती हूँ। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। शाबाश। ये ग्रुप कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। और एक्टिवेट करता है बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए या डीएक्टिवेट करता है? डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट द रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग करते हैं। इसलिए बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब ऊपर एल्डिहाइड या कीटोन लगा होता है तो कम होता है। ठीक है, सिर्फ नाइट्रेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा मैंने ले लिया जैसे RCOH। जब मैं इसका इक्विलिब्रियम लिख लूं तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H प्लस ऐसे आता है। तो अगर तुम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो तो इसे क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलेंगे बच्चा? कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये आप में इन दोनों में से कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? आप इसको चेक करो। RC डबल बॉन्ड OOH ये वाला कंपाउंड है। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना तो क्या बनता है? RC, यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड और 1 2 3 4 5 प्लस पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये आपके पास इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है। अब ग्रीन कलर से इसको ले लेते हैं।
तो जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन है वहां पे देखो दिस तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया RCO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है, तो जिस स्ट्रक्चर में सिंगल चार्ज होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये है मोर स्टेबल रेजोनेंस। और जिसका ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है, बहुत सीधी सी बात है, फिर वो चीज बनेगी ना, यानी कि रिएक्टेंट आपके पास है लेस स्टेबल and this particular compound is more stable, so what would happen? इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, so the equilibrium shift in the right hand side direction। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेंगे, H प्लस लूज करेंगे, और H प्लस लूज करके क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एटायन। सो द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब इसमें एक होता है आपका Ka फैक्टर। Ka फैक्टर क्या होगा बेटे, जो आयन तुमने बनाए हैं ना, CH3CO नेगेटिव H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH, ये आ जाएगा आपके पास Ka। Ka हम किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है बेटा, Ka जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपके पास होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। करेक्ट और नॉट? अब एक आपके पास टर्म होती है pKa, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka। सब बच्चों को पता है कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो pKa आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। इज दैट क्लियर? सबको पता है ना ये बात? अब देखो, जितने भी आपके एसिडिक कैरेक्टर हैं वो हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप कौन से हैं, माइनस ऑफ M, माइनस ऑफ I। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, प्लस M प्लस I। तो मैं तुम्हें ना एक ऑर्डर लिखवा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट सबसे कम पीएच का होता है, फिर आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर साइनाइड का, फिर NO2 का, और फिर CF3 का। ये क्वेश्चन में इसमें सीरीज में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। उसने एक बार ये लगा दिया, इसमें ये लगा दिया, एक बार ये लगा दिया, पूछ लिया कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, यानी कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कम होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, CF3 लगा हुआ है COOH के साथ, उसके बाद CH2 और NO2 लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, और उसके बाद CH2CN लगा हुआ है और COH लगा हुआ है। तो पूछ लिया कि Ka की वैल्यू किसकी ज्यादा है। अब तुम खुद सोचो, CF3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसकी सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद NO2 की है, फिर उसके बाद इसकी होगी, फिर उसके बाद साइनाइड की है, तो फिर 3 होगी। तो अगर आपको ये ग्रुप का ऑर्डर आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो जी। अब उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका एसिडिक कैरेक्टर से ही आता है। उसके बाद है आपके पास रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले प्रेपरेशन, ये सब हम कर चुके हैं जब हम इनकी केमिकल पढ़ते हैं ना पिछले चैप्टर्स में, जब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो बेटे RC डबल बॉन्ड OH आपको बनाना है। कोई मुझे बता सकता है कि ये अल्कोहल से कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही। फ्रॉम अल्कोहल, अगर तुम अल्कोहल लेते हो ऐसा, ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन करते हो, जिसमें तुम यूज करते हो H2SO4 या K2 Cr2O7, या तुम यूज करते हो इसमें KMNO4, तो भैया ये रिएक्शन सीधा आके स्टॉप करेगा एसिड में। ठीक है, इसमें एसिड करता है। तो दिस इज वेरी इजी प्रेपरेशन में, तो इसकी कोई ट्विस्ट ही नहीं है।
बाकी एक रिएक्शन है इसका, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन है, ये भी तुम्हें आता है, फ्रॉम द एल्काइल बेंजीन्स। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो इसको ना तुम नोट करना। ये रिएक्शन वैसे मैं तुम्हें पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ बेटे। अगर जो कार्बन बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ना, उसके साथ एक भी हाइड्रोजन है, यहाँ तो मैंने 3 लगाए हैं, और तुमने इसमें डाल दिया KMnO4, ठीक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, बेस और बेस के प्रेजेंस में भी हो सकता है, तब भी आपके पास ये बदल जाएगा एसिड में। और इसमें इतनी अच्छी बात है रिएक्शन में कि आपके पास अगर 1-2 हाइड्रोजन और ऐसा ग्रुप भी लगा हो, पर यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ना, तब भी तुमने इसकी ऑक्सीडेशन की KMnO4 और KOH में, तब भी आपके पास क्या बन जाएगा, COOH। बाकी का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन के निकल जाएगा। तुम्हें चेन जितनी मर्जी लंबी हो, अगर तुम्हारे पास ये ऐसा भी आ गया, अभी भी तुम देखो कि जो अपना हीरो कार्बन एटम है ना, इसके पास एक ऑक्सीजन है, एंड स्टिल इफ यू आर डूइंग दिस, तब भी ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, बेंजोइक। पर अगर तुमने ये ले लिया ऐसा ऐसा, तो इस वाले केस में आएगा नो रिएक्शन। मतलब यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हारा एल्कीन बन जाए। इज दैट क्लियर बेटा? यस और नो? चलो, थर्ड रिएक्शन है, ये भी तुम्हें आता है, ये सब रिपीट है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्रॉम द साइनाइड्स और द नाइट्राइड्स, ये तुमने पढ़ा हुआ है ना बच्चा। साइनाइड का अगर तुम हाइड्रोलिसिस करते हो, पहले तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब एक बार तुमने वाटर डाला तो ये बन जाता है एमाइड, RC डबल बॉन्ड ओ NH2, दिस टर्न आउट टू बी एमाइड। अगर फ्यूचर में फिर से तुमने इसका कर लिया, ठीक है, एसिडिक या बेसिक कंडीशन में पानी डाल दिया, तो आपके पास इसको हीट करो तो एसिड बन जाता है। मतलब मैं एक स्टेप में भी इसको लिखूं तो ऐसा लिखा जा सकता है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपके पास आंसर है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. समझ में आ गया बेटे साइनाइड से कैसे बनता है? बन जाएगा साइनाइड से? Yes, ma'am. ओके जी। तो नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तुम बताना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं ना तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो RMgX, चलो कौन बच्चा करवाएगा ये बताओ? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटे? R minus. हाँ, R माइनस ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, ऐसे ही होगा। बताओ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर की। तो इसको लेके चलो, C डबल बॉन्ड O को ऐसे ही रहने, तो O जो नेगेटिव था उसके साथ प्लस MgX, ये प्लस ये माइनस। अब ये प्लस है, इसके साथ R लग गया। अब लगाओ एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या होगा? ये इतना बड़ा ग्रुप तो ऑक्सीजन के साथ सरवाइव नहीं करेगा। OH, Mg के साथ एक OH आ गया, एक X आ गया, बन गया। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम डेरिवेटिव्स, यानी कि इसके जो डेरिवेटिव हैं उनसे वापस इसको डीजनरेट कर सकते हैं। फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। देखो ये भी कितना आसान है। एसाइल हैलाइड में पानी डाल लो, बताओ क्या बनेगा? तुम खुद कर लोगे ये रिएक्शन। H प्लस OH नेगेटिव, क्या बनेगा? तुम भी कह दोगे कि मैम HCl बाहर चला जाएगा,
और ये एसिड बन गया। तो अगर यही रिएक्शन तुमने एनहाइड्राइड के साथ किया, इसमें तुमने वाटर डाल दिया। अब तुम्हें तो पता है ना कि एसीटेट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये नेगेटिव ये प्लस, ये नेगेटिव प्लस के साथ कंबाइन करो तो क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इतना तो हो गया। अब बाकी CH3COH, तो दो मॉलिक्यूल एक जैसे बन गए या नहीं बन गए नेगेटिव प्लस देके? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर्स का भी सब बच्चे जानते हैं कि एस्टर्स अल्कोहल और एसिड को पानी बाहर निकाल के उसमें से बनते हैं। अब इसमें वाटर डाल दो, उल्टा कर दो रिएक्शन। तो अगर तुम एस्टर लोगे, ये C डबल बॉन्ड, तो यहाँ आ गया COOC2H5, तो इसके साथ तुम वाटर डाल दोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, यहाँ से टूट जाएगा। यानी कि जिस एसिड और अल्कोहल ने इसको पहले फॉर्म किया था वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं इसको, मतलब एस्टेरिफिकेशन का वापस रिएक्शन। तो दीज आर द सम ऑफ द मेथड्स जिससे आप बनाते हो ये। बाकी सब बच्चों को पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज अ डाइमर, एग्जिस्ट एज अ डाइमर। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। उसका रीजन क्या है, मुझे बताओ क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। शाबाश, कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे। दिस इज CH3C, इसको ऑपोजिट करके लिख लो O और H, यहाँ पे ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपका ये क्या हो गया, डाइमर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर हमने इसका डिस्कस कर ही लिया। अब कुछ इसके देख लेते हैं फटाफट से, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत आसान है, ये भी बिना बताए ही तुम कर लोगे। देखो, विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, आप इसको फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करो, RCOH इसको PCl5 के साथ करो, तो बेटा इसका डेरिवेटिव फॉर्म होगा, OH नेगेटिव जाएगा, Cl उसकी जगह पे आएगा, RCOCl प्लस साथ में वही जो आप पहले चैप्टर में निकालते थे बाहर, POCl3 प्लस HCl। तो यहाँ से हम इसमें इसका डेरिवेटिव प्रिपेयर कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज अ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इज अ वन ऑफ द डेरिवेटिव। ये रिएक्शन बेटा आप सभी के साथ कर सकते हो, RCOOH प्लस PCl3। तो PCl3 में तुम्हें पता ही है कि इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड ओ Cl, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड क्लोराइड प्लस H3PO3। ठीक है, अगर आप इसी को थायोनाइल क्लोराइड से करोगे, थायोनाइल क्लोराइड हो गया SOCl2, तो क्या बन गया बेटा, ये तो बेस्ट मेथड होता है ना डार्जन्स प्रोसेस, जैसे हमने पढ़ा था वहां वाले केसेस में। Yes, ma'am. Cl हो गया बेटे और बाय प्रोडक्ट निकल गए 2 गैसेस। तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं पहले ही, दीज आर वेरी इजी। अब उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिडक्शन क्या होता है इसका, वो भी तुम्हें आता है। बताओ मुझे रिडक्शन क्या देता है इसका। अगर आप इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, जैसे तुमने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड। अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी रिडक्शन अमोनिया से भी होती है। जैसे देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक तो है, इसलिए तो पहले तो इनका अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा, RCOO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ये अमोनियम सॉल्ट है, इसको आपने हीट किया, वाटर हटा दिया, एमाइड बन गया। ठीक है ना, तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा एमाइड, तो इसकी रिडक्शन एमाइड भी देता है। दिस इज द वन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो अब मैं इसका पहले एक सिंपल रिएक्शन बताती हूँ, फिर इसी से आगे होगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर इसको रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना। फिर उसके बाद हीट करने पे क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बेंजामाइड है। तो बेंजामाइड इज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इससे तुम्हारा एक रिएक्शन लगेगा जिस रिएक्शन का नाम है गैब्रियल। अच्छा रुको, पहले रिएक्शन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। तुम पहले लो इसमें थैलिक एसिड, ये एज इट इज पूछा हुआ है सेम पूरा एनसीईआरटी से। प्लीज बी ऑन म्यूट। थैलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट किया। अभी हमने क्या सीखा कि अगर मैं 2 मॉलिक्यूल अमोनिया ले लूं तो दोनों इसमें एमाइड में बदल जाएगा, COO नेगेटिव और NH4। ठीक है, हीट कर लो, वाटर बाहर, तो एमाइड कर दो। ये तो हम कर चुके हैं ना एक स्टेप में, अब 2 स्टेप में। अब इसके बाद करेंगे हीट। हीट करने से याद रखो हमेशा वो प्रोडक्ट निकलता है जो गैसियस है, अमोनिया निकल जाएगा। ये बन गया तुमने थैलीमाइड। तो ये थैलीमाइड बन गया। तो ये रिएक्शन पूछा गया था, ठीक है, कि इसमें आगे आगे डालें तो क्या बनेगा। इसी का गैब्रियल थैलामाइड आएगा। 1-2 स्टेप इसके हो रहा है पर वो अमीन्स का रिएक्शन है, उसका स्टार्टिंग यही है। मतलब गैब्रियल थैलामाइड में थैलामाइड से स्टार्ट करना होता है, फिर इसका पोटेशियम सॉल्ट लेना है, फिर इसमें एल्काइल ग्रुप लगाना है, फिर प्राइमरी अमीन बनता है। तो गैब्रियल थैलामाइड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो अमीन्स में आता है। ये इंपॉर्टेंट था रिएक्शन। उसके बाद है बेटा इसका एक रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप खराब भी हो जाता है, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन भी हो जाती है। डी कार्बोक्सिलेशन कैसे होती है बच्चा जी, ये याद करो जब तुमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था लैब प्रेपरेशन ऑफ मीथेन। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें आप डाल दो NaOH and CaO, याद है ना कि इसमें Na2CO3 रिलीज करते थे, तो RH प्लस Na2CO3 इसमें से बाहर चला जाएगा, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन का। ठीक है, यानी कि अगर तुम पेपर में ऐसे करके आओगे CH3COH NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2CO3 इसमें से रिड्यूस हो जाएगा और H उसके साथ लग जाएगा, तो CH4 Na2CO3। ठीक है, अब आप देखो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमने रिडक्शन किया, ये तुम्हें आता है, इसको छोड़ो। अब लास्ट इसका है एक HVZ रिएक्शन। जो HVZ रिएक्शन है ना उसे बोलते हैं हेल वॉलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल वॉलहार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन इज अ नेमिंग रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन होता है RCH2COH, इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ये रिएजेंट याद रखना, जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रेड फास्फोरस से रिएक्शन होगा तो इसका जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें इसको अफेक्ट नहीं पड़ता, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको अफेक्ट पड़ता था। तो दिस इज कॉल्ड एज अ अल्फा हेलो प्रोडक्ट। बाकी बच्चा ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये भी मेटा डायरेक्टिंग है और आने वाले ग्रुप को मेटा पे लेके जाता है। जैसे मैं कोई रिएक्शन कर दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड इस पे लिख दूं,
और हमने रिएक्शन कर लिया नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का मिक्सचर ले लिया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटा। याद रखना, सेम हैलोजनेशन में सेम एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ मेटा हेलो, दिस इज एन। इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, मैंने ma'am. आपको पहले ही कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब पहले ही जब बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसका जीओसी में ही कवर हो जाता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक आपका हो चुका है। अभी मैं एमीन स्टार्ट कर देती हूँ। एमीन्स में भी तीन में अल्टरनेट जगह पर एमिनो नहीं आएगा? क्या कह रहे हो बेटा? तीनों अल्टरनेट जगह पर एमिनो। ये एक बार दोबारा से बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं, इस प्रोडक्ट में तीनों अल्टरनेट जगह पर एमिनो नहीं आएगा। अभी तक तो ना मुझे तुम्हारी एक ही बात सुनाई दी है कि इस प्रोडक्ट में, आपकी वॉइस बहुत फीबल है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दोगे कि आप क्या कह रहे हो कि इसमें कोई और प्रोडक्ट बनना चाहिए। एक्चुअली में इसमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, माइनर अमाउंट में भी नहीं बनते हैं, एनिलीनियम आयन वाले केस में वो माइनर बनता है। आप एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दोगे कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आवाज बहुत थोड़ी है और सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके। ठीक है, फिर जब तक मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ तब तक तुम कर सकते हो। मीनवाइल हम एमीन्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और एमीन्स है आपका लास्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप एमीन्स में? व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप इन द केस ऑफ एमीन्स? नोबडी इन द क्लास, पूरी क्लास में किसी को यही नहीं पता फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2. हम्म, एमीन्स। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? NH2। तो दिस इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब ये है तुम्हारा एल्केन, ठीक है। और एल्केन में क्या होता है कि अगर हम हाइड्रोजन को माइनस कर दें और इसमें क्या ऐड कर दें, NH2 माइनस कर दें। अब आया है क्वेश्चन, मैम तीनों अल्टरनेट पोजीशन पर NO2 नहीं आएगा? नहीं आएगा जी, बिल्कुल नहीं आएगा। उसमें और रिएजेंट डालने पड़ते हैं, वो समरी ऑफ रिएक्शन होता है, एक स्टेप में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तीनों अल्टरनेट पोजीशन पे तब आता है जब आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एक्टिवेट होती हैं। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तब एक्टिवेट होती है जब ऊपर वाला ग्रुप या तो OH हो, या तो हेलोजन हो, या एल्काइल ग्रुप हो। यहाँ पे ऊपर वाला ग्रुप COOH है, और COOH क्या है आपका? डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ला देगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ला देगा तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जाएगा? इसलिए तीनों पोजीशन एक्टिवेट नहीं होती। फ्यूचर में जाके इसको और स्टेप्स करोगे, कुछ और करते हैं तो, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं आता। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस मैम। तो ये बन गया तुम्हारा एमीन्स। अब एमीन्स में बेटा जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, कितने टाइप का एमीन्स आता है मुझे बताओ तो? 3 टाइप्स होते हैं अमीन के। जैसे मान लो ये NH2 है, तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ना कि एक H2 है, बाकी एक ग्रुप 2 H2 लगे हुए हैं, एक ग्रुप R है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। तो इस हिसाब से तुम अपनी मर्जी से अमोनिया को क्या बोल सकते हो? 0 डिग्री। RNH, इसके साथ एक R' लगा दो, एक लोन पेयर, तो यहाँ पे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बन गया तुम्हारा सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे डॉट है, तो ये हो गया तुम्हारा टर्शरी अमीन। तो अमीन को आप इस तरह से पहचानो कि कितने R ग्रुप या कितने कार्बन उसके साथ अटैच है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप अमीन को क्लासिफाई कर सकते हो। बाकी स्ट्रक्चर कैसा है बच्चा अमीन का? पहले मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बता देती हूँ जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से आता है।
अमोनिया के स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो ये बनता है तुम्हारा पिरामिडल। तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल इसका 107 डिग्री होता है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल से बॉन्ड एंगल इसका कम है, उसका रीजन है कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। तो हमें तो एंगल ये देखना होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो ये वाला एंगल डिक्रीज हो जाता है। किससे डिक्रीज हो जाता है? ये डिक्रीज हो जाता है 109 डिग्री से। ठीक है, अब आ गया हमारा अमोनिया। अमीन्स, अमीन में एक तो होता है तुम्हारा आर, बाकी सारे आपके पास होते हैं हाइड्रोजन और एक आर, बाकी डिपेंडिंग अपॉन सेकेंडरी टर्शियरी है तो और भी आर हो सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब इसके केस में जो बॉन्ड एंगल है वो भी लेस देन ही होता है, इससे लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री। इसके केस में 108 डिग्री होता है अगर प्राइमरी है। ठीक है, बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा क्यों होता है? इससे ज्यादा क्यों होता है बॉन्ड एंगल? बिकॉज यहाँ पे ना मोर रिपल्शन है या मोर स्टेरिक फैक्टर है ड्यू टू आर, ना, मोर स्टेरिक फैक्टर ड्यू टू आर। आर के कारण ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होता है, ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होने के कारण ये बॉन्ड एंगल जो है वो 107 से बढ़ के 108 हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसके। रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट है फ्रॉम द नाइट्रो कंपाउंड। ये क्लास में तुमने इतनी बार किया जब तुम पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो ना। अगर तुम्हारे पास कुछ नाइट्रो में प्रेजेंट है तो तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो, ये मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन भी कराया। तुम रिड्यूस करके इसको क्या कर सकते हो? अमीन। अब रिड्यूस करने के कितने मेथड है? पहले तो तुम हाइड्रोजन डाल दो, निकल डाल दो, प्लेटिनम डाल दो, पैलेडियम डाल दो, कोई भी मेटल डाल सकते हो। दूसरा तुम क्या डाल सकते हो? SN और HCl डाल सकते हो। तीसरा तुम क्या डाल सकते हो? Fe और HCl डाल सकते हो। यानी कि तुमने स्टीफन्स रिडक्शन के जो रिएजेंट है ना वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई इनमें से कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो, तो ये रिडक्शन तीनों ये काम करेगा। सेकेंड रिएक्शन है इसका, ये देखो सेकेंड वाला रिएक्शन ना प्राइमरी अमीन से लेके टर्शरी तक सारे बनाएगा, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द केस ऑफ योर बेटा अल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनलिसिस। हॉफमैन अमोनलिसिस में क्या करना होता है? जैसे मैंने अमोनिया ले लिया, मैंने अमोनिया को ऐसे लिख दिया, व्हाट इज द रीजन बाय राइटिंग द अमोनिया दिस मेथड, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके साथ लगा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इसको हमने अल्काइल हैलाइड के साथ कर लिया, ये नेगेटिव ये प्लस, तो रिएक्शन क्या होगा? प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, H के साथ X लग जाएगा और R के साथ NH2 लग जाएगा। तो आपके पास क्या प्रेपरेशन हो गया? आपके पास प्रेपरेशन हो गया प्राइमरी अमीन का। ठीक है, आगे देखो, RNH2 ये आ गया आपका। फिर उसके साथ आपने किया अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, R और X, तो अभी से फिर बेटा वैसे ही है, प्लस माइनस हो गया। तो अब रिएक्शन में क्या आ जाएगा? R2NH आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री अमीन बन गया। थर्ड क्या आ जाएगा? R2NH इफ यू पीपल आर हैविंग, इसमें फिर अल्काइल हैलाइड लिया तो ये R3N बन जाएगा प्लस HX, तो ये 3 डिग्री अमीन बन गया। अब R3N में फिर से RX ले लिया, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ रिएक्ट कर देता है, R4N प्लस और X नेगेटिव, तो ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन गया।
ठीक है, तो ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हॉफमैन एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें कितने तरह के अमीन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड फ्रॉम साइनाइड्स। ये भी रिएक्शन हम हेलो एल्केन में कर चुके हैं, तभी मैंने कहा आगे आगे ऑर्गेनिक सिर्फ रिपीट है। अगर साइनाइड है ना तुम्हारे पास, साइनाइड से 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर तो तुम साइनाइड के करो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और ये भी मैं तुम्हें कॉपी पे बहुत बार लिखा चुकी हूँ। अगर तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो बन जाएगा एमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अगर तुम करते हो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बनता है। अगर तुम इसकी कर दो रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट होते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, तो आपके पास बन जाएगा RCH2 NH2, यानी कि प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एमीन्स आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान दो कि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे कि इसकी रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा वो रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस दैट आई वाज टॉकिंग टू यू इन द लास्ट क्लास और लास्ट टॉपिक, कि ये यहाँ से आएगा। तो फोर्थ इज नेमिंग रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बेटा इसमें ना मैं वो चीज यूज करूंगी जो पीछे बनाई है। आपको याद है ना हमने पहले क्या बनाया था, हमने बनाया था इसका थैलामाइड। थैलामाइड को यहाँ पे यूज करेंगे, दैट्स वाई वो कंप्लीट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, तो ये तुम्हारा बन गया थैलामाइड। आप इसको बनाने की प्रोसेस पीछे से रिपीट कर सकते हो। थैलीमाइड में ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अभी भी पता है आपको, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ लगा है और कार्बोनिल भी लगे हैं। तो आप इसको कोई एल्कली से रिएक्ट करके पहले तो इसका सॉल्ट बना लो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N के साथ नेगेटिव आ गया, K के साथ पॉजिटिव आ गया। उसके बाद करो तुम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट, K प्लस और X नेगेटिव में KX आ गया। जब इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास बन गया N और R। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें आपने क्या किया, जब NR बन गया, N एल्काइल थैलीमाइड बन गया, तो अब आप इसमें आगे डाल दो NaOH। तो जब NaOH इसमें डालोगे ना तो आपके पास सॉल्ट बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O ONA, C डबल बॉन्ड O ONA, ये सॉल्ट बन गया। उसके बाद आपके पास साथ में ये वाला ब्रेकअप होके यहाँ से RNH2 दे देगा, यानी कि यहाँ से सॉल्ट बन जाएगा, ये वाला पोर्शन टूट जाएगा पूरा। तो मैं कम ही ये करती हूँ क्योंकि फिर तुम्हें नजर नहीं आएगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N और R, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और एमीन बन जाएगा, और पानी का NaOH का ONA वहां पे चला जाएगा, HH इसको मिल जाएगा। तो ये ना आपके पास पता किसके लिए यूज होता है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए दिस इज अ वन ऑफ द बेस्ट सिंथेसिस। R-NH2 प्राइमरी एमीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। इज दैट क्लियर बेटा? मैम इसमें एरोमेटिक भी बना सकते हैं। एरोमेटिक नहीं बना सकते हैं इसमें। एरोमेटिक के लिए यहाँ पे उसका फैक्टर आ जाएगा आपके स्टेरिक हिंड्रेंस का ना, तो यील्ड बहुत कम आएगी। आपको पहले ही एक बेंजीन रिंग है, फिर ये है, अगर वो बनाओगे भी तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर बहुत हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, तो फिर आपके पास ये टूटना भी मुश्किल हो जाएगा। रेजोनेंस भी आ जाएगा, कुछ स्टेबलाइजेशन भी हो जाएगी उसकी रेजोनेंस से, लॉन पेयर भी उधर चले जाएंगे। अब इसके लॉन पेयर को यहाँ पे तो आर है, तुम कहीं भी नहीं ले जा सकते, स्टेरिक फैक्टर तो है ही है, इससे वो स्टेबलाइज हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगा, टूटेगा नहीं वो। तो इसलिए सिर्फ प्राइमरी अमीन्स एलिफेटिक ज्यादा बनते हैं इससे। गुड यील्ड। ओके मैम। चलो जी आगे ले लेते हैं इसको। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी तुम लोग कर चुके हो मेरे साथ पेपर में।
एक पेपर में तो तुमने ये रिएक्शन बहुत बार किया है। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस। याद आया कब किया था? लास्ट वाली क्लास में, रैंकर्स वाली। यस और नो? चलो, नहीं किसी को याद तो इट्स ओके। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाएंगे तो इसलिए इसको डिसेंडिंग ऑफ अ चेन के लिए यूज करते हैं। पहला रिएक्टेंट हम लेते हैं एमाइड। जब हम एमाइड, इसके कोई मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, होता तो मैं खुद ही करा देती। जो इसका आता है रीजनिंग क्वेश्चन आता है, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसमें क्या होगा आगे आगे, ये बेसिसिटी का स्पेशली। जब आपने एमाइड लिया ना, एमाइड के साथ तुम्हारे पास ब्रोमीन और एल्कली होता है, Br2 and NaOH, यानी कि हैलोजन विद एल्कली। तो जब हैलोजन विद एल्कली इसमें होता है ना, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बन जाएगा, RNH2। दिस इज द अमीन दैट इज फॉर्म्ड। साथ में Na2CO3 फॉर्म हो गया, 2NaBr फॉर्म हो गया, 2 वाटर। बाय प्रोडक्ट आप याद रख सकते हो, पर बेसिकली ये भी प्राइमरी एमिनिफिकेशन का रिएक्शन है। और जो आपके पास एमाइड है वो आप अपनी चॉइस का यूज कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको अमीन्स में इसको क्वेश्चन दैट इज द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है तो ये बेसिक होगा। कैसे? RNH2 ले लिया हमने, इसमें वाटर ऐड किया। वाटर तो तुम्हें पता है कि एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों होगा, तो ये RNH3 प्लस हो जाएगा और साथ में OH नेगेटिव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में ले लो इसको। जब इसकी K की वैल्यू लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा RNH3 प्लस, साथ में आ गया OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय RNH2 मल्टीप्लाइड बाय द वाटर। तो K के साथ वाटर ले लो यहाँ पे, और आपके पास बन जाएगा RNH3 प्लस OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय RNH2। ठीक है, तो K इंटू वाटर तुम्हारा बन गया KB। दिस इज इक्वल टू RNH3 प्लस, साथ में OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय RNH2। तो समझ में तो आ रहा होगा कि KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव है। जितनी जल्दी अपने लोन पेयर देगा उतनी जल्दी OH नेगेटिव और RNH3 प्लस का फॉर्मेशन होगा। तो KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है। जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी उतना ज्यादा KB होगा। एक हमारे पास PKB होता है, PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक करेक्टर। ठीक है, PKB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक करेक्टर के, और KB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक करेक्टर के। बाकी आपको पता है एसिडिक और बेसिक करेक्टर में डिफरेंस होता है। जो आपका बेसिक करेक्टर होता है ना, बेसिक करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? प्लस इफेक्ट्स के, यानी कि प्लस आई हो सकता है, प्लस HC हो सकता है और प्लस M हो सकता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? माइनस ऑफ आई हो सकता है, माइनस ऑफ HC हो सकता है और माइनस ऑफ M हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, जैसे आप कंपैरिजन करो बेसिक करेक्टर का, कंपैरिजन ऑफ बेसिक करेक्टर। लगाओ जरा, किसका आएगा ज्यादा? हाँ बताओ किसका ज्यादा आएगा? विच इज मोर बेसिक इन नेचर? एक आंसर आया है। दोनों आंसर अलग अलग है, हर्ष का और काव्या का। देखो यहाँ पे C6H5 ग्रुप क्रिएट करेगा,
माइनस ऑफ आई इफेक्ट। क्यों माइनस ऑफ आई इफेक्ट क्रिएट करेगा? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। अभी पिछले को एसिडिक करेक्टर वाले क्वेश्चन में इसका ऑर्डर लिखवाया तो था माइनस आई का, तो सी तो सबसे कम होगा। अब उसके बाद आर का कैसा इफेक्ट है? प्लस आई, तो ये तो सबसे ज्यादा होगा, बीच में अमोनिया, तो बी ए सी इज अ करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा होना चाहिए बी का, फिर ए का, फिर सी का। प्रिंस का भी नहीं करेक्ट, कौशिक का भी नहीं करेक्ट, हर्ष का भी नहीं करेक्ट, काव्या का करेक्ट। ठीक है, तो माइनस आई और प्लस आई देखने आने चाहिए, उसके बाद तो आराम से लग जाएगा। चलो अब आ गया तुम्हारे पास अगर बेसिसिटी ऑफ द एमीन्स इन द गैसियस स्टेट करना, तो बेसिसिटी ऑफ द एमीन्स इन द गैसियस स्टेट करेंगे। और याद रखना पेपर में ये गैसियस स्टेट लिखा होना चाहिए, अगर गैसियस स्टेट नहीं लिखा हुआ तो ऑर्डर कुछ और आएगा। एमीन्स की बेसिसिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का। तो आपके पास एक प्राइमरी अमीन है, एक तुम्हारे पास सेकेंडरी अमीन है, एक तुम्हारे पास टर्शरी अमीन है। तो इनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, फिर इसका, क्योंकि इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, और इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, और इस वाले में है मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है इसमें, और इसमें है लीस्ट प्लस आई इफेक्ट, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है। तो इसलिए ये सबसे कम बेसिक है और ये सबसे ज्यादा बेसिक है। अब अगर पेपर में लिखा नहीं आया गैसियस स्टेट, तब तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तब इस क्वेश्चन में भाई ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि अगर पेपर में ऐसा लिखा, हाँ बोलो। 2 डिग्री ऑफ मोशन। हाँ, मैं वैसे इसका रीजन बता देती हूँ सारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप प्राइमरी वाला है, जैसे मान लो तुम्हारा RNH2 है, RNH2 को तुम पानी में डालते हो, है ना, बेसिसिटी चेक करनी है, तो ये तुम्हारा RNH3 प्लस बन जाता है, और साथ में OH नेगेटिव निकल जाता है। अब इसमें देखो 3 हाइड्रोजन एटम तुम्हारे पास आ गए, 3 हाइड्रोजन एटम आ गए, और एक R ग्रुप आ गया और प्लस आ गया। तो ये 3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर उसमें होगी, फिर सबसे कम इसमें होगी। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक फैक्टर सारे मैटर करते हैं। तो अगर दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा किया जाए, इसको बोला जाता है, इसको एक मिनट, जहाँ पे जो इंथैल्पी रिलीज होती है ना, उसे इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन बोलते हैं। जब भी प्रोटोनेशन, जब भी आपके पास ये नेगेटिव होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, कोई भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन इसमें सबसे ज्यादा रिलीज हुई। तो इसके बेस पे तो फिर आंसर आना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री। यहाँ पे 3, 2 और 1 आता था। ये किसके बेस पे है? ये ऑन द बेसिस ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन के बेस पे है, इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन के बेस पे। ठीक है, तो ये फैक्टर आना चाहिए। तो अगर हम दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लें, ठीक है, तो ऑन कंबाइनिंग 2 फैक्टर्स, कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं? ऑन कंबाइनिंग द इंथैल्पी ऑफ प्रोटोनेशन, on combining the enthalpy of protonation and दूसरा कौन सा था बेटे? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इन द एक्वस फॉर्म, पेपर में एक्वस फॉर्म लिखा भी हो सकता है और मे बी नॉट रिटन। मैं फिर बार बार बता रही हूँ, ये मैं लिख के भेजती हूँ तब भी बच्चे उल्टा कर देते हैं। तो एक्वस फॉर्म लिखा भी हो सकता है और ना भी लिखा हो, तो आंसर 21, 30 आता है। इसको ऐसे याद रखो, 2 + 1 3 और 3 - 3 0। ठीक है, तो 21, 30 का मतलब है 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर तुम्हारा 1 डिग्री अमीन बेसिक होगा, फिर तुम्हारा 3 डिग्री अमीन बेसिक होगा, और फिर तुम्हारा अमोनिया बेसिक होगा 0 डिग्री। तो 21, 30 इज अ कोड जिससे आप इसको बता सकते हो कि किसकी बेसिसिटी कैसी है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्डर टू चेक फॉर द बेसिसिटी। अगर स्पेशली पेपर में गैसियस स्टेट लिखा हुआ आता है तब तुम्हारा 3210 होना चाहिए, बट अगर पेपर में गैसियस स्टेट लिखा हुआ नहीं आता तो तुम्हारा आंसर 12130 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसकी बेसिसिटी के रिएक्शंस हैं।
बेसिसिटी के रिएक्शन बहुत सीधी सी बात है, आपके पास क्या होते हैं कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है, ठीक है। चलो मैं एक इसकी भी बेसिसिटी चेक कर देती हूँ अभी। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन यानी कि एनिलीन, मैं एनिलीन लिख देती हूँ, तुम कौन सा बच्चे हो कि तुम्हें नहीं आता। बेसिसिटी ऑफ एनिलीन एंड अमीन, इनका बेसिसिटी चेक करें जरा। अब एनिलीन क्या है ना बेटा, ये बिल्कुल हेलो एल्केन की तरह है। एनिलीन में NH2 के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे रेजोनेंस में, तो जब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएंगे तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, दिस नेगेटिव ठीक है, यस। ये आ गया। तो ये बेसिसिटी ऑफ एनिलीन एंड एमीन का एक्चुअली में ऑर्डर है। अब देखो एनिलीन के केस में तो बच्चा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मतलब ये लेस बेसिक है। कहाँ पे ये अपने नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, एमीन के केस में RNH2 में उल्टा केस है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो एमीन्स हो जाएंगी तुम्हारी मोर बेसिक, और एनिलीन जिसपे तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, ये तुम्हारा हो जाएगा लेस बेसिक, ठीक है। इससे बेसिसिटी का टॉपिक इसका कंप्लीट है। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। यस और नो? Yes. अब उसके बाद एमीन्स के थोड़े से रिएक्शन रहते हैं विच इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाफ एन आवर का काम है। आफ्टर दिस हाफ एन आवर्स लेक्चर योर इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आप बड़े आराम से क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरीके के, और पूछ भी सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. This is all for today. We'll see you in the next class. Next class में एमीन्स को स्टार्ट करके फिर जो पेंडिंग चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे है जो आपका यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ है, जैसे कोऑर्डिनेशन है या काइनेटिक्स है और बड़ा चैप्टर है, वो फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर? कल की क्लास में मिलते हैं फिर तुम्हें Thank you, मैम ma'am. बताएंगे। हाँ बोलो। मैम लेंथ सीरीज लेंथ से स्टार्ट होती है।